विजय भटकर जी, विशिष्ट उद्योगपति और आज के इस कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि श्री मोतीलाल गुप्ता जी, मुख्य वक्ता हमारे प्रोफेसर डॉक्टर शैलेंद्र जैन जी, डॉक्टर जितेंद्र जाट जी हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक, सह संयोजक नवनीत जी और कपिल जी, यहाँ देश भर से आए हुए हमारे कार्यकर्ता भाई और भगिनी और विशिष्ट सज्जन मंडली, आज देश की परिस्थिति जिस प्रकार की चल रही है, कहीं लोग आंदोलन कर रहे हैं तो कहीं लोग विचार कर रहे हैं कि देश की परिस्थिति आगे क्या होगा, और कुछ लोग हैं जो काफी टिप्पणी कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति शायद देश के स्वतंत्रता संग्राम के समय में भी हुआ होगा, जब महात्मा जी देश भर में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करते हुए घूमते थे तो लोग पूछते थे, महात्मा जी अंग्रेज इस देश से चले जाएंगे तो क्या होगा? महात्मा जी कहते थे, हम इस देश का शासन करेंगे, हम ही कानून बनाएंगे, हमारे देश को एक सर्वांगीण विकासशाली देश बनाएंगे। लेकिन मित्रों, स्वतंत्रता के 65 साल हो गया है और देश की परिस्थितियों के संबंध में हम देखते हैं किस किस प्रकार की समस्या उभर रहा है, और ऐसे समस्या कहीं एक समाधान की अंतिम छोर में पहुंचने की राह नहीं दिखाई दे रही है। अभी साल भर पहले, 2 साल भर पहले जिस प्रकार की देश में युवाओं का आंदोलन के साथ उमड़े युवा, लोगों को लगता था कि इस देश के युवा कहीं ना कहीं एक अंतिम छोर में देश के परिवर्तन की दिशा में ले जाएंगे। युवा तो भरपूर मदद किए, लेकिन जिन लोगों ने नेतृत्व ले रहा था उस नेतृत्व ने कहीं ना कहीं युवाओं को धोखा दिया, सही रास्ता नहीं दिखाया, और इसलिए युवा सहयोग तो देता है लेकिन नेतृत्व भी कभी ना कभी ढोंग रचता है। और देश भर में घूमते घूमते ध्यान में आया कि आम युवाओं के द्वारा, गांव के युवाओं के द्वारा ये देश का परिवर्तन संभव नहीं है। देश का अगर कहीं परिवर्तन करना है तो देश के भाग्य निर्धारण करने वाले, नीति नियम कानून बनाने वाले ऐसे लोग जिसको प्रोफेशनल, जिसको हम ओपिनियन मेकर और पॉलिसी मेकर कहते हैं, ऐसे ही लोग सामने आना चाहिए। इनके अंदर काफी देशभक्ति आना चाहिए, संगठित होना चाहिए, उनकी जो ऊर्जा है इस ऊर्जा कहीं ना कहीं काम में आना चाहिए। ऐसे सोचते सोचते एक प्रोफेशनल युवा, देश भर में पॉलिसी मेकर में आगे बढ़ने वाले युवा, ऐसे विविध क्षेत्र में रहने वाले युवा, इनको कहीं ना कहीं एक फोरम देना चाहिए। और इस दृष्टि से यूथ फॉर नेशन एक साधारण नाम, ज्यादा समझाने वाला नहीं, आम लोग भी समझ सकता है, ऐसे एक नाम तय हुआ और इसीलिए इस दिशा में प्रयास हुआ। पिछले साल भर से ये प्रयास चल रहा था और आज के सामने ये पहला नेशनल कन्वेंशन के रूप में आज हम दिल्ली के इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आप सब लोगों का सहयोग और मदद मांगने के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। मित्रों, देश भर में अनेक सारे संगठन चल रहा है। कहीं भ्रष्टाचार के विषय में आलोचना चर्चा होता है भ्रष्टाचार की जड़ कितने गहराई तक गया है। अगर हम सोचते हैं
तो गांव के आम आदमी भ्रष्टाचार के विषय में सोच करके भ्रष्टाचार समाप्त नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं पार्लियामेंट भवन तक भी जुड़ा होता है। और हम सोचते हैं कि देश के जो प्रणाली है, जो निर्वाचन प्रणाली है, चुनाव प्रणाली है, ये चुनाव प्रणाली जब तक नहीं सुधरेगा तब तक इस देश में कहीं भ्रष्टाचार खत्म होगा ऐसा नहीं दिखाई देगा। क्योंकि नेताओं को पैसा चाहिए, पैसा आएगा कहां से, रास्ता कहां है, और वो रास्ता को सोचेंगे तो इतना गहराई तक गया है कि सुधरने का कहीं नाम नहीं ले रहा है। देश के आतंकवाद के संबंध में हम सोचें, आतंकवाद भी कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ा हुआ है। देश के गरीबी, देश की शिक्षा, देश की सामाजिक व्यवस्था, देश के हर प्रकार की व्यवस्था के बारे में अगर हम सोचते हैं तो कहीं ना कहीं ये तार इस देश की जो सिंहासन है, इस सिंहासन के साथ जुड़ा हुआ। दुनिया के सिंहासन के समझ में बारे में सोचते हैं हम तो दुनिया के दूसरे देशों में सिंहासन में उतरने और चढ़ने की सीढ़ी होती है, हमारे यहाँ सीढ़ी नहीं है। और इसलिए आदमी चढ़ता तो है लेकिन उतरता नहीं है। और उतारने की क्षमता भी इस देश की जनता सोचती है। आज के युवा आरटीआई की युग है, मांग सकता है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन ले सकता है, लेकिन पूछने की हिम्मत है क्या? क्या पूछ सकता है क्या? पूछना चाहिए। जब तक आदमी अपने सुचिता नहीं रखेगा, जब तक हिम्मत नहीं रखेगा, तो समाज के हित के बारे में या निर्वाचित प्रतिनिधि के सामने जाकर के पूछ नहीं सकता। इसलिए अगर भ्रष्टाचार कम करना है तो कम से कम आम समाज अपने काम, अपने सारे विषय खुद करते हुए समाज के प्रतिनिधि के सामने जाएगा, तब वो पूछ सकेगा और समाज के भ्रष्टाचार उसी में से 50% बंद हो जाएगा। ऐसा मेरा विचार है। और इसीलिए ऐसे सारे कामों में इस प्रकार की युवा शक्ति जो पॉलिसी मेकर हैं, इस देश के नीति निर्माता जो आगे चल करके बढ़ने वाले हैं, ऐसे युवाओं के सामने इंफॉर्मेशन जाना चाहिए, काम करना चाहिए। और इस दृष्टि से एक प्रयास है। देश में घूमते समय ध्यान में आया कि हमारे युवा कमजोर नहीं है, किसी भी तरह हम कमजोर नहीं, किसी क्षेत्र में हम कमजोर नहीं है। हर प्रकार के क्षेत्र में कम उम्र में भी हमारे युवा बड़े प्रतिभाशाली हैं। स्वामी विवेकानंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आप सबकी तरफ से उनको अभिवादन करते हुए मैं अपने जो विचार है वो प्रस्तुत करना चाहता हूं। डॉक्टर सुरेंद्र जैन, श्री मोतीलाल जी गुप्ता, श्री सुभाष चौहान, जिन्होंने अपने विचार और यंग इंडिया फाउंडेशन की जो यूथ फॉर नेशन की जो पार्श्वभूमि है और हमें आगे क्या करना है और ये संगठन क्यों शुरुआत हुई है, इस संगठन के विचार आपके सामने रखे। डॉक्टर जितेंद्र जैन, कपिल गर्ग जी, नवनीत कौशिक, सभी उपस्थित महानुभाव, सब युवा नेता जहाँ अनेक राज्यों से, अनेक प्रांतों से यहाँ आए हुए, तो कुछ विचार मेरे मन में आ रहे हैं कि जब मैंने देखा कि यूथ फॉर इंडिया एक संस्था बनी है, बनने जा रही है, उभर रही है यंग इंडिया फाउंडेशन की तरफ से, तो सबसे जो विचार मेरे मन में आ रहे थे वो आ रहे थे कि आज की पार्श्वभूमि क्या है। भारत हमारा देश आज विश्व के पार्श्वभूमि में कौन से स्टेज पे आया हुआ है, यह हमें पहले समझना होगा। डॉक्टर सुरेंद्र जैन से बात कर रहा था कि मैं अपने विचार कौन सी भाषा में प्रस्तुत करूं। कई भाषाएं भारत राज्य मान्यता प्राप्त हुई है 22 भाषाएं, लेकिन भारत की कई भाषाएं, हजारों भाषाएं कई लिपियों में लिखी जाती है। और आज का जो माध्यम बन गया है, टेलीविजन का माध्यम देखते हैं आप,
एक ही चैनल पे कोई रीजनल चैनल होता है, वो एक ही वाक्य में 3 भाषाएं चलती है। जैसे कि देखिए कि हमारा जो इन्विटेशन वो अंग्रेजी में, और हमें हमारे विचार प्रस्तुत करना है हिंदी में, और मैं बोलता हूँ मराठी, मेरी मातृभाषा मराठी। ये भारत की विशिष्टता है, एक विशिष्ट विशेषता है जो है भारत की, ये है डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस, इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन मैंने जो विचार रखे थे आपके सामने, कुछ मैं आया था, प्लेन में आ रहा था, तो अंग्रेजी में मैंने कुछ विचार उसके स्केच किए थे। तो कुछ विचार अंग्रेजी में, कुछ हिंदी में, बाकी भाषा नहीं बोल सकता। आप तो हिंदी उड़िया में बोल रहे थे, तो ऐसे तो फ्रेंड्स, please forgive me if I speak in English, because there is a reason for that. Because I want to speak to you the language of science and technology and computers and IT and natural बताना चाहता हूँ आपके सामने। मुझे लगता है कि why have we assembled together here from different parts of India? A new movement is starting. Youth for nation, youth for building the nation. Youth for reconstructing the nation. Youth for reclaiming the glory of India. We are all for that. Nation glory of India, we are reclaiming, we want to reclaim. Youth for national development. Youth for solving the burning problems of India. आज के जो प्रश्न है, वो प्रश्न सदा ही रहेंगे, प्रश्न रहते ही। लेकिन what is the approach for solving them? How you can contribute? What is the most important issue before me is that, जैसे बताया गया आपको, श्री सुभाष जी ने बताया कि India is the youngest nation of the world. We are hearing this again and again, and we must recognize this fact that there are many nations of the world, more than 200 nations of the world, but India, in spite of the fact that we are the most ancient nation of the world, with a recorded history of course, the Westerners have recorded history not very far, but our history, our Itihas, Ramayana begins in antiquity. We don't know the time. The modern historians have not recorded, or we do not know, or maybe Indians are the ones to do that. From Ramayana, Mahabharata, which are the Itihas of India, from that जब time. पहली बार नाटक पर वीर सुरेंद्र साय के चरित्र का मंचन किया, तो उस चरित्र से इतने प्रभावित हुए कि 1977 से आज 2012 तक लगातार 4000 बार इन्होंने इस चरित्र को जीवंत किया है। और इसलिए अब देश के उस भूभाग में भुवन भोई को वीर सुरेंद्र साय के नाम से ही जाना जाता है। मुझे याद है 1984 संबलपुर में एक स्टेडियम है जिसका नाम वीर सुरेंद्र साय स्टेडियम किया गया था, क्योंकि वीर सुरेंद्र साय का जो निर्माण है वो 28 फरवरी 1884 को माना जाता है, क्योंकि अंग्रेजों की जेल में ही उनकी मृत्यु हुई थी। तो वास्तविक तिथि के विषय में यही मान्यता है। और 28 फरवरी 1984 को जब संबलपुर के वीर सुरेंद्र साय स्टेडियम का नामकरण किया गया था, तो भुवन भोई जी उस मंच पर जिस रूप में आए थे वो बड़ा अद्भुत था। घोड़े के साथ वीर सुरेंद्र साय के वेश में, और घोड़े ने जिस प्रकार से छलांग लगाकर उस स्टेज पर पदार्पण किया था वो अपने आप में अद्भुत था। वीर भुवन भोई जी की वो छवि मैं उस समय बहुत ही छोटा था, 18 वर्ष का बालक था, और वो भी मेरे दिमाग में जमी हुई है। उन भुवन भोई जी को आज यहाँ वीर सुरेंद्र साय सम्मान से सम्मानित करना हम लोगों के लिए सम्मान की बात है।